उस रोज़ लोदरवा के मंदिर में तहखाने और खुफिया सुरंगों का इंकशाफ हुआ था और जुगलनाथ और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें मिली थी और तुमने अपने मामा मिस्टर राव को इस बारे में बताया था। मैंने कहा, ओ तो तुम मेरे मामा को जानते हो? इसने चुभती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारे मामा से मेरी दोस्ती उसी रोज़ हो गई थी जब हम जैसलमेर पहुँचे थे। मैंने झूठ बोला। इस तरह मैं उसे किसी और चक्कर में डालना चाहता था। बहरहाल मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि हमारे हाथों होने वाली तबाहियों को नज़रअंदाज करके तुम क्या फ़ायदा उठाना चाहते हो, लेकिन यह ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमसे क्या काम लेना चाहते हो। मैं तुम लोगों को इस मुल्क से फ़रार होने का मौका देना चाहता हूँ। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। पुलिस और तमाम एजेंसियों के तमाम एजेंट शिकारी कुत्तों की तरह तुम लोगों को तलाश कर रहे हैं। तुम लोग ज़्यादा अरसे तक छुप नहीं सकोगे। जैसलमेर और जयपुर में तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों के घरों की निगरानी हो रही है। यह आखिरी जुमला उसने सीता की तरफ देखते हुए कहा था। ऐसी सूरत में तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुम हमारी मोहब्बत में तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नज़र घुमा दी। मतलब की बात करो, क्या चाहते हो? बाबू राव चलने में मेरे और सीता की तरफ देखता रहा, फिर बोला, मेरी गाड़ी पोखरान पहुँचानी है। पोखरान? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अभी तुम हमें सरहद पार भिजवाने की बात कर रहे थे और पोखरान तो सरहद की तरफ नहीं है, ये तो मुखालिफ सिमत में है। हम तो और अंदर की तरफ चले जाएंगे। शुबा है कि तुम लोग उस तरफ से सरहद पार करके सिंध में दाखिल होने की कोशिश करोगे, इसलिए थर की सरहद पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। बाबू राव ने जवाब दिया। पोखरान से मेरा एक आदमी तुम लोगों को अनूपगढ़ या चंडीगढ़ तक पहुंचा देगा। वहां से तुम लोग आसानी से पंजाब की तरफ निकल सकते हो। पंजाब से सरहद पार करना तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। पोखरान तो यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर होगा। तुम अपनी गाड़ी खुद क्यों नहीं ले जा सकते? और फिर इस गाड़ी में ऐसी क्या बात? तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि इस गाड़ी में क्या ख़ास बात है। बाबू राव ने मेरी बात काट दी। और गाड़ी में खुद क्यों नहीं ले जाना चाहता? तुम्हें इससे भी कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है और तुम लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो। इस बात की क्या ज़मानत है कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा? मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमा दी। ज़मानत तो इस बात की भी नहीं कि यहाँ से उठने के बाद तुम लोग अपने घर तक पहुँच सकोगे। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। हमें तुम्हारी ये पेशकश मंजूर है। हमें कब जाना होगा? मैं कल शाम तक तुम्हें बता दूंगा। बाबू राव ने जवाब दिया। शहर से जाने वालों को भी बड़ी सख्ती से चेक किया जा रहा है। जो शख्स अपनी शनाख्त पेश नहीं कर सकता उसे रोक लिया जाता है और उसके बारे में तस्दीक होने के बाद ही जाने की इजाज़त दी जाती है। बसों और ट्रेनों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को भी बड़ी सख्ती से चेक किया जा रहा है। मैं तुम लोगों को कागजात बनवा दूंगा और तुम लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा। कल कहाँ मुलाकात होगी? धोबी पहाड़ी की मेन स्ट्रीट पर बम्बई होटल के नाम से एक मारवाड़ी का रेस्टोरेंट है। बाबू राव ने कहा। मारवाड़ियों के रेस्टोरेंट आमतौर पर निहायत थर्ड क्लास और घटिया किस्म के होते हैं। इन रेस्टोरेंटों में चर्सियों और मवालियों की भरमार होती है और हम जैसा कोई शरीफ आदमी वहाँ कदम रखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन बम्बई होटल एयर कंडीशन और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं कल शाम ठीक 7 बजे तुम्हें वहाँ मिलूँगा और तुम अकेले आओगे। डन। मैंने उससे हाथ मिलाया। लेकिन एक बात जहन में रखना, हम तो अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं, मौत से नहीं डरती। लेकिन अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बच सकोगे। मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है, बाबू राव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं भी कुछ लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहता हूँ ताकि वाकई ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजार सकूँ। मैं जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगा। ये वीराना अब वीराना लगने लगा था। तकरीबन सभी लोग चले गए थे। बहुत सारे ठेलों की बत्तियाँ भी बुझ चुकी थीं। इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। ठीक है मिस्टर बाबू राव, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं कल शाम 7 बजे बम्बई होटल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। राजीव वगैरह ठेले के करीब बेंचों पर परेशान बैठे थे। बाबू राव ठेले वाले को पैसे देकर दूसरी तरफ चला गया और हम राजीव वगैरह को लेकर उस तरफ चल दिए जहां हमारी किराए की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर हमारा मुंतज़िर था। हम गाड़ी में बैठ गए तो इसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहाँ चंद गाड़ियाँ अभी तक खड़ी थीं। मैंने वीराने में इधर उधर देखा, बाबू राव नज़र नहीं आया। वो अंधेरे में मुद्दगम हो गया था। जब हम शहर में दाखिल हुए तो अभी सिर्फ 9 ही बज रहे थे। हमने एक मोड़ पर किराए की गाड़ी छोड़ दी और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए धोबी पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। हम रास्ते भर खामोश रहे, लेकिन घर पहुंचते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। मैंने और सीता ने राजीव वगैरह को असल बात नहीं बताई, लेकिन इस बात पर सभी को हैरत थी
कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हमें कैसे छोड़ दिया। शोभा उठकर बावर्ची खाने में चली गई। कुछ देर बाद वो चाय बना कर ले आई तो मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। हम उस वक़्त वाकई चाय जैसी किसी चीज़ की तलब महसूस कर रहे थे। भूख किसी को नहीं थी, भेलपुरी से ही पेट भर गया था, इसलिए किसी ने खाने के बारे में सोचा भी नहीं। चाय के बाद हम लोग एक ही कमरे में बैठे बातें करते रहे। 12 बजे के करीब शोभा और राजीव उठकर अपने कमरे में चले गए। सीता और कल्पना दोनों एक कमरे में सोती थी और मैं अलग कमरे में सोता था। जिस कमरे में हम बैठे हुए थे वो उन दोनों का था और कल्पना चारपाई पर लेटी ऊँघ रही थी। 1 बजे के करीब मैं अपने कमरे में आया तो सीता भी मेरे पीछे ही चली आई। मैं चारपाई पर करवट के बल लेटा था, वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और हम इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव के बारे में बातें करने लगे। मेरा ख्याल है इधर भी कोई बहुत ऊंचा खेल खेला जा रहा है, सीता कह रही थी, और बाबू राव कुछ लेकर इस खेल से निकलना चाहता है और वो कुछ भी इतना कुछ होगा कि वो पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। मैंने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस खेल से निकलना चाहता है तो हमारा सहारा क्यों ले रहा है और वो अपनी कार हमारे ज़रिए यहाँ से पोखरान क्यों भेजना चाहता है? क्या वो सब कुछ इस कार में होगा जिसके लिए वो यहाँ से फ़रार होना चाहता है? नोटों से भरी हुई बोरियां, सोना या कोई और चीज़? वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कि नोटों से भरी हुई बोरियां और सोना हमारे ज़रिए यहाँ से बाहर भेजे। कार में यकीनन कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके एवज़ वो बाद में किसी और जगह नोटों की बोरियां या सोना वसूल कर सकेगा। और मैं चाहूँगा कार में यकीनन कोई ऐसी चीज़ होगी जिसे वो खुद नहीं ले जाना चाहता, मसलन कोई बहुत ही अहम राज वो कार हमारे ज़रिए भिजवाना चाहता है ताकि हम पकड़े जाएं तो सारे इल्ज़ाम हम पर गिरे कि हम सरकारी राज लेकर भाग रहे थे। मतलूब तो हम पहले ही हैं, इस बात पर बड़ी आसानी से यकीन कर लिया जाएगा। यकीनन ऐसी ही बात होगी, सीता ने कहा, और हमारा जैसलमेर से पोखरान का सफ़र हमारे लिए आखिरी सफ़र भी साबित हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि कल्पना और राजीव वगैरह इस सफ़र में हमारे साथ हो। मैंने कहा, राजीव तो अपना कोई बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन कल्पना के लिए परेशान हूँ। वो बहुत मासूम लड़की है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अगर वो अकेली रह गई तो खूनखार भेड़िए उसे खा जाएंगे। कल्पना को मैं भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है, सीता ने कहा। हम ज़मीनी हक़ाइक़ से मुँह नहीं मोड़ सकते और ना ही हम किसी खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहते हैं। वो चंद को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, बाबू राव ने ठीक ही कहा था, हमारे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम जीवन भर एक मकान की चार दीवारी में महसूर रहें और इस बात की भी ज़मानत नहीं है कि हम किसी एक जगह पर मुकीद रहकर भी महफूज रहेंगे। हम हिंद सरकार को यहाँ नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा चुके हैं। 3 इसराइली एजेंट हमारे हाथों मारे जा चुके हैं और तुम इन यहूदियों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। दुनिया में कहीं इनका एक आदमी भी मारा जाए तो जब तक वो कम अज़ कम 100 बेगुनाहों को मौत के घाट न उतार दें चैन से नहीं बैठती। फ़लस्तीन और लबनान में यही सब कुछ हो रहा है। भारत से इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। यहाँ जो इसराइल अपनी इस पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं हो सकता, लेकिन अपने आदमियों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वो भारत सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालेगा। कैंप की तबाही के सिलसिले में तुम्हारा नाम सामने आ चुका है, तुम्हारी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इसलिए यहाँ रहना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। बाबू राव ने ठीक कहा था, हमें जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ये दुरुस्त है कि वो अपने किसी बड़े मकसद के हुसूल के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हमें फ़रार का एक रास्ता भी दिखा रहा है, लेकिन हम उसके मंसूबे पर अमल नहीं करेंगे। क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। हम पोखरान ज़रूर जाएंगे, सीता ने जवाब दिया। गाड़ी उसके आदमी के हवाले करके हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? मेरा इशारा कल्पना और राजीव वगैरह की तरफ था। मैं एक और रुख पर सोच रही हूँ, सीता ने कहा। मैं सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। सीता बात जारी रखते हुए बोली, मेरी माता जी के एक कज़न बाड़मेर में रहते हैं, वहाँ उनकी खेती बाड़ी है। हम राजीव और कल्पना वगैरह को बाड़मेर भेज देते हैं, बाद में हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की सरहद वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम राजीव और शोभा को हिंदुस्तान ही के किसी शहर की तरफ भेज देंगे और कल्पना को लेकर पाकिस्तान की तरफ निकल जाएंगी। तुम एक कश्मीरी मुजाहिद हो, पाकिस्तान में तुम्हारा बड़ा नाम है, वहाँ तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन तुमने शायद बाबू राव की बातों पर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, उसने बताया था कि थर की सरहद की कड़ी निगरानी हो रही है, सरहद बंद ही क्यों न कर दी जाए, स्मगलरों के लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा राजेंद्र नाथ की सारी ज़िंदगी बाड़मेर में गुजरी है। वो खुद स्मगलर तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों से उसके ताल्लुकात ज़रूर होंगे, वो यकीनन हमारी मदद करेंगे।
तुम्हारी दास्तान तो वहाँ तक भी पहुँच चुकी होगी। मैंने कहा, मुमकिन है बाड़मेर में भी इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद हों और वहाँ आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जा सकती हो, या मुमकिन है तुम्हारा मामा देशभक्त साबित हो और खुद ही तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे। मामा राजेंद्र नाथ ऐसा नहीं है, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी एक बेटी मेरे चाचा के बेटे से ब्याही है। मेरे साथ किसी किस्म की ज्यादती करके वो अपनी बेटी के जीवन में कांटे नहीं बिछाएगा। तो फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कल सुबह ही उन्हें बाड़मेर भेज दिया जाए, सीता ने कहा। मैंने पूछा, कुछ जेवर हम राजीव को दे देते हैं, बाकी अपने पास रख लेंगे। सोना तो सरहद पार भी हमारे काम आ सकता है, सीता ने जवाब दिया। हम कुछ देर तक प्रोग्राम बनाते रहे। फिर सीता राजीव और कल्पना को जगा कर ले आई और उन्हें अपना मंसूबा समझाने लगी। राजीव, कल्पना और शोभा सुबह सवेरे ही घर से रुखसत हो गए। उन्हें जो जेवरात दिए गए थे वो कल्पना और शोभा ने पहन लिए थे और उन पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकता था। बाबूराव ने बताया था कि शहर से बाहर जाने वालों को भी चेक किया जा रहा था। पुलिस और इंटेलिजेंस को सीता और शमरोज की तलाश थी। दोनों जवान और हसीन और खूबरू थे। उनके हुलिये भी पुलिस और इंटेलिजेंस को किसी हद तक मालूम हो चुके थे, लेकिन कल्पना, शोभा और राजीव में से कोई भी इन हुलियों या मायार पर पूरा नहीं उतरता था। इसलिए तवक्का थी कि उन्हें शहर से निकलने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल हमारी बेचैनी दोपहर तक बरकरार रही और दोपहर के बाद हमने अपने तौर पर यकीन कर लिया कि वो खैरियत के साथ शहर से निकल चुके होंगे। शाम 6:30 बजे मैं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो सीता भी जिद पर आ गई कि वो भी मेरे साथ चलेगी। दोनों का जाना मुनासिब नहीं होगा। मैंने सीता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर कोई धोखा भी हुआ तो हम में से कम एक तो बच जाएगा। सीता बड़ी मुश्किल से पीछे रह जाने पर तैयार हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात को देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो मेरे फैसले से खुश नहीं है। उसने मुझे इस तरह रुखसत किया जैसे ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात हो। मेन बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं था और मुझे बम्बई होटल तलाश करने में भी ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये रेस्टोरेंट एक बारोनक साइड स्ट्रीट के कॉर्नर पर वाक़ था। इसका एक दरवाज़ा साइड स्ट्रीट की तरफ भी था। अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र सामने लगी हुई खिड़की की तरफ उठ गई। ठीक 7 बज रहे थे। साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट था। ग्राहकों में जवान और खूबसूरत लड़कियां भी शामिल थीं जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थीं। ये रेस्टोरेंट खासा बड़ा था और साइड स्ट्रीट वाले दरवाजे से ज़रा आगे केबिन भी थे और हर केबिन के सामने पर्दा खिंचा हुआ था। बाबूराव मुझे नज़र नहीं आया। मैं साइड स्ट्रीट के दरवाजे के करीब एक ऐसी मेज़ पर बैठ गया जहाँ से दोनों तरफ निगाह रखी जा सकती हो। मेरे बैठने के फ़ौरन ही बाद वेटर भी नाजिल हो गया और मैंने उसे चाय का ऑर्डर दे दिया। अभी मैं चाय पी रहा था कि अधेड़ उम्र औरत सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसने उकाबी नज़रों से हाल का जायजा लिया और नपे तुले कदम उठाती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो सूरत ही से फाहिशा लगती थी और उसने लिबास भी कुछ ऐसा पहन रखा था कि किसी शरीफ आदमी को उसकी तरफ निगाह उठाते हुए भी शर्म आती थी। तुम अकेले बैठे बोल नहीं हो रहे श्रीमान जी? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे अकेला ही रहने दें श्रीमती जी, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। मेरा एक दोस्त यहाँ आने वाला है और उसका ताल्लुक पुलिस से है। ऐसा ना हो तुम्हारे लिए कोई समस्या पैदा हो जाए। उसका चेहरा होंक सा हो गया। वो एक झटके से उठ गई और फिर वो रेस्टोरेंट में भी नहीं रुकी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और फिर वक्त गुजरता रहा और मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। बाबूराव ने ठीक 7 बजे का कहा था और 7:25 हो चुके थे। मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा था। बाबूराव ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली। कल जब उसने हमें देखा था तो वो अकेला था और हम 5 थे। ज़ाहिरा वो अकेला हम पर काबू नहीं पा सकता था। वो हमारे करीब आ गया और अपने बारे में एक फर्जी कहानी सुना डाली और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ था कि उस कहानी पर यकीन कर लिया। मेरे पास पिस्तौल मौजूद था और मरने से पहले 2-4 को तो गिरा ही सकता था। 7:30 पर मैं उठ गया। बिल अदा करके रेस्टोरेंट से निकला तो मुझे आसपास कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं दी। वैसे इंटेलिजेंस वाले इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि इस किस्म की सरगर्मियों को दूसरों की नज़रों में आने दें। मैं इधर उधर देखता हुआ वापस चल पड़ा। मैंने अगरचे अपने ताकुब का ख्याल रखा था, लेकिन ये शाम का वक्त था। सड़कों पर लोगों की आमदरफ्त थी और ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि इनमें कोई मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। मकान के सामने पहुंचकर मैं ठठक गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैं मुड़कर गली में इधर उधर देखने लगा। एक तरफ से एक आदमी और 2 औरतें आ रही थीं। करीब पहुंचकर उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ देखा। चाबी मेरे पास है। सीता की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। उसका चेहरा चुनरी से ढका हुआ था, इसलिए मैं उसकी सूरत नहीं देख सका। उसने ताला खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। सीता ने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे लिपट गई। ये क्या हरकत थी? कहाँ गई थी तुम? मैंने पूछा। मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ देती? सीता ने चेहरे पर से चुनरी हटाते हुए कहा। हम कमरे में आ गए।
सीता ने फूलदार कपड़े का घाघरा और चोली पहन रखी थी और सर पर चुनरी ओढ़ रखी थी और फिर उसने बताया कि मेरे जाने के चंद मिनट बाद ही वो लिबास पहनकर मेरे पीछे निकल गई थी और बम्बई रेस्टोरेंट के करीब साइड स्ट्रीट में खड़ी होकर मेरी निगरानी करती रही। उसके कहने के मुताबिक मैं एक लम्हे को भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। उसने उस फाहिशा औरत को भी देखा था जो मेरी मेज़ पर आई थी और जिसे मैंने भगा दिया था। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो तुम क्या कर लेती? मैंने कहा। 2-4 को तो गिरा ही देती, उसने कहते हुए चोली में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। ये जुगलनाथ का पिस्तौल था। मेरे पास जो पिस्तौल था वो भी लोदरवा कैंप ही से मारा गया था। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि बाहर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ सुनकर उछल पड़े। ये कौन हो सकता है? मैंने कहा और इसके साथ ही मेरे जहन में बाबू राव का ख्याल उभरा। दस्तक देने का अंदाज दोस्ताना था। अगर कोई गड़बड़ होती तो इस तरह हल्की दस्तक न दी जाती। हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। सीता पिस्तौल संभाल कर सहन के एक गोशे में दबक गई। मैंने भी अपना पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। इस दौरान दस्तक की आवाज़ दोबारा उभरी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोल दिया और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो बाबू राव ही था और खाली हाथ था। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसके सामने आ गया। माफ़ करना दोस्त, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मुझे तुमसे मुलाकात के लिए ये तरीका इख्तियार करना पड़ा जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। वो मुझसे मुलाकात के लिए रेस्टोरेंट में नहीं आया था बल्कि दूर खड़े रहकर रेस्टोरेंट की निगरानी करता रहा और फिर मेरा ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। मैंने रेस्टोरेंट में तुमसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। वो कह रहा था, अगर मैं कल तुमसे मुलाकात के लिए इस मकान का पता पूछता तो तुम कभी न बताते और किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात करना मुनासिब नहीं था, इसलिए मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। आओ अंदर कमरे में बैठकर बात करते हैं। मैंने कहा। हम कमरे में आए तो सीता भी आ गई। उसने पिस्तौल दोबारा चोली में छुपा लिया था। ये तुम दोनों के कागजात हैं। बाबू राव ने जेब से 2 कागज़ निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये वहीदुद्दीन और रज़िया बेगम के नाम के कागजात हैं और इस अमर की तस्दीक की गई थी कि ये दोनों जैसलमेर के शहरी हैं। दोनों कागज़ों पर कोतवाल की मोहर और कोतवाल के दस्तखत भी सबत हैं। ये कागजात मुस्लिम नामों से इसलिए बनवाए गए हैं कि इस शहर में मुसलमान भी कसीर तादाद में आबाद हैं और पोखरान में तुम जिस शख्स को मिलोगे वो भी मुसलमान है। मैं तुम्हें उसके बारे में तफसील से बता दूंगा। वैसे राजस्थान के हर छोटे बड़े शहर में मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं। किसी किस्म की चेकिंग के वक्त मुसलमान औरतों को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता। बाबू राव के खामोश होने पर मैंने और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सीता उससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करने लगी। हम कब जाना है और गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। गाड़ी सुबह तुम्हें अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। उसमें चाबी भी लगी होगी। नीले रंग की सेडान है। तुम लोग सुबह ठीक 7 बजे यहाँ से रवाना हो जाओगे। बाबू राव ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने सर हिला दिया। इस दौरान सीता कमरे से चली गई और तकरीबन 15 मिनट बाद वो चाय बना कर ले आई। अब हमें यकीन हो गया था कि बाबू राव ने अपने बारे में जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। वो वाकई किसी बहुत ख़तरनाक खेल में फंसा हुआ था और अपने आप को इससे निकालना चाहता था। अगर हमें फांसने के लिए कोई चक्कर चलाया होता तो अब तक हमारा किस्सा तमाम हो चुका होता, लेकिन बाबू राव के बारे में हमारे शुबहात बेबुनियाद निकले और मामला जू का तू चलता रहा। पोखरान में तुम जिस शख्स से रब्ता करोगे उसका नाम सलामत अली है। बाबू राव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वो तुम्हें पोखरान के मेन बाजार में वाक़ काली भून रेस्टोरेंट में मिलेगा। उससे रब्ता करने के बाद तुम लोगों को कोई ख़तरा नहीं रहेगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर सलामत अली के बारे में तफसील से बताने लगा। 11 बजे के करीब बाबू राव चला गया। मैं उसे रुखसत करने के बाद दरवाज़ा बंद करके वापस आया तो सीता वालिहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। सारे सुंगुर दूर हो गए। वो बोली, अब आखिरी मरहला रह गया। जैसलमेर से निकलने के बाद कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। हम अगरचे रात को देर तक जागते रहे थे, लेकिन सुबह 5:30 बजे आँख खुल गई। सीता फ़ौरन ही कमरे से निकल गई और मैं कुछ देर बिस्तर पर पड़ा ऐंठता रहा और फिर उठकर मैंने भी तैयारी शुरू कर दी। मंदिर के तहखाने से मिलने वाले जेवरात, सोने की मूर्तियाँ वगैरह एक सूटकेस में डालकर ऊपर कपड़े डाल दिए। नाश्ता करने के बाद सीता भी तैयार हो गई। लिबास के हवाले से इस वक्त उसने साड़ी का इंतखाब किया था और इसका पल्लू सर पर डाल रखा था। ठीक 7 बजे मैंने बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। गली में लोग आ जा रहे थे और दरवाजे से चंद गज आगे नीले रंग की एक खूबसूरत सेडान खड़ी थी। मैं अंदर आ गया और सीता को कार के बारे में बताने लगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।